नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे के लिए आपके सामने आने वाली हैं अहम खबरें, इस वक्त की अहम अपडेट, बाजार हो, राजनीति हो या फिर आपके काम की खबर। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे बाजार की। बाजार में 5 दिनों की गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लगा। निफ्टी करीब 170 अंक चढ़कर 24,750 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 550 अंकों से ज्यादा का उछाल रहा। वैसे कैसा रहा दिन भर बाजार में एक्शन, बता रही हैं आशीषा। पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद अच्छी शुरुआत रही भारतीय बाजारों के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी करीब 170 अंक चढ़कर 24,750 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। निफ्टी बैंक 550 से 600 अंक चढ़कर बंद हुआ, तो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग दिन भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी ऑटो को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। एक्साइड इंडस्ट्री सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी, लेकिन गेनिंग साइड पर रियल्टी स्टॉक्स में काफी मजबूती थी। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो था ही, लेकिन फीनिक्स मिल्स 4.5% चढ़कर बंद हुआ। रेमंड, लोढ़ा, शोभा सभी स्टॉक्स में 2 से 4% की तेजी आज दिखी। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफी एक्शन था। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक सभी 2 से 4% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो सभी स्टील स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा। डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है राइजिंग इंपोर्ट्स के चलते, जिसके चलते स्टील स्टॉक्स टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल में 2 से 4% की तेजी दिखी। इसके अलावा सीसीआई ने अप्रूवल दे दी एक्विजिशन के लिए इंडिया सीमेंट्स के, अल्ट्राटेक सीमेंट की, जिसके चलते इंडिया सीमेंट्स में भी करीब 8 से 9% की तेजी दिखी। तो कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी फोकस में थे, लेकिन इंडेक्स लेवल पर भी काफी अच्छा दिन था। 170 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनय नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। बिल्कुल, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे स्टॉक जिसमें एक्शन के दम पे और ब्रोकरेज के दम पे आज हमें काफ़ी एक्शन नज़र आया। शुरुआत करेंगे इंडिया सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट से। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को सीसीआई ने एक अनकंडीशनल अप्रूवल दिया है, उनका जो ओपन ऑफर था इंडिया सीमेंट्स के लिए उसके बदले। उसके अलावा एल&टी ऑर्डर कंपनी को मिला है। कंपनी का जो आर्म है एल&टी प्रिसिशन एंड इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स, उसको एक K9 वज्र टी आर्टिलरी का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और जो टोटल ऑर्डर साइज अगर हम देखेंगे तो करीब 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में ये टोटल ऑर्डर साइज है। इसके अलावा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर मिला है 973 करोड़ का। और इसी के साथ अगर हम ईयर टू डेट फाइनेंशियल FY25 का ऑर्डर्स इनटेक देखेंगे तो करीब 9,801 करोड़ छूता हुआ नजर आया है। इसके बाद ब्रोकरेज के दम पे JSW इंफ्रा फोकस में दिखा। डेम कैपिटल की इनिशिएशन रिपोर्ट है, उनका जो बाइंग रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है वो है 400 रुपये का। उनका मानना है कि रिसेंटली कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था नवकर कॉर्पोरेशन का, उसके साथ अभी कंपनी एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बन जाएगा। और आगे चल के उनका मानना है कि FY30 तक जो ROIC है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, वो 19% का दिख सकता है। इसके अलावा JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, ये भी कंपनी आज फोकस में नजर आ रही है, क्योंकि एंटीक ने अपनी एक बाय रेटिंग मेंटेन की। तो जो टारगेट प्राइस था इसका वो था 1183। उनका मानना है कि कंपनी का एक काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। उनको एक सेटअप करना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल स्टील लोकेशन स्टील मेकिंग प्लांट, जो कि ओडिशा में होगा 2030 तक। उनका मानना है कि इसके चलते जो कंपनी को ऑर्डर इनफ्लो मिलेंगे और जो कमीशनिंग मिलेगी वो इतनी सारी होगी कि कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगी। शुक्रिया करेंगे जिनय आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। 2024 बाजार के लिए शानदार रहा। इस साल सभी बड़े सेक्टर इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाए। निफ्टी पहली बार 26,000 के पार निकलने में कामयाब हुआ। बाजार के 2024 के सफर पर गौरव जवलकर की ये डिटेल रिसर्च देखिए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें साल
2024 की, तो काफ़ी अच्छा साल जो है वो निफ्टी के लिए हमें देखने को मिला। ना कि केवल निफ्टी बट बाकी इंडेक्सेस की भी बात करें, अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा एक रिकॉर्ड हाई लेवल जो था वो बनाया था। अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं पे 26,000 का ये जो मार्क था वो भी क्रॉस किया था। और अगर हम बात करें इस मार्क की और इस रैली की, तो लगभग पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में स्पेसिफिकली ये जो रैली है वो हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप मार्केट की, तो मिड कैप सेगमेंट में भी हमने देखा कि कहीं पे एक रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया गया था। मिड कैप सेगमेंट जो है वो 60,000 का मार्क जो है उसने भी फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था। और इसके साथ साथ कहीं पे 5th साल रहा है ये जहाँ पे ये जो रैली है वो कंटिन्यू रही थी। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें स्मॉल कैप मार्केट की भी, तो भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग ये जो है वो दूसरा साल था जहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल कैप में भी यही जो रैली है वो बरकरार रही थी। इसके साथ ही देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। अगर हम बात करें तो कहीं पे निफ्टी 50 की तरफ से 8.7% का रिटर्न जो है हमें देखने को मिला था। हालांकि अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई लेवल की, तो ये रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा थे, बट पिछले कुछ महीने में हमने देखा था कि कहीं पे एक सेलिंग जो है FIS की तरफ से देखने को मिला था। बट इसी के अलावा हम बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो वहाँ पे लगभग 23% का जो रिटर्न है इसी साल में हमें देखने को मिला। और ऐसे ही 23% का रिटर्न जो है हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे इंडेक्स के सेक्टोरल इंडेक्सेस की जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो हालांकि निफ्टी में 8% का रिटर्न ही देखने को मिला, बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें निफ्टी रियल्टी की, निफ्टी फार्मा की, इसी के साथ साथ IT की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। निफ्टी रियल्टी और फार्मा में लगभग 30% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला, जबकि IT में हमें थोड़ा जो है 20% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे अपटिक तो था बट थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, तो उसमें आते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिला। और आखिर में बात करते हैं निफ्टी FMCG, यहाँ पे हमने देखा थी थोड़ा जो फॉल है 2% का वो हमें इस साल में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिला था। स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में लगभग 364 लाख करोड़ पे जो मार्केट कैप था। और इसी के साथ साथ अभी जो खत्म होने को जो साल है उसके साथ हमारा मार्केट कैप जो है वो भी 440 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें FIS और DIS की, तो कहीं पे हमें DI इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, बट FIS की तरफ से काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ इस साल में क्लोजिंग के चलते हुए कहीं पे 2.89 लाख करोड़ का सेलिंग जो है वो FIS की तरफ से देखने को मिला। इसी के साथ अगर हम बात करें एक ओवरऑल एनालिसिस की, तो अगर हम दूसरे इंडेक्सेस के साथ बात करें, अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस के, तो वहाँ पे थोड़ा निफ्टी का प्रदर्शन जो था वो वीक रहा था, क्योंकि हमें अगर हम देखें US मार्केट्स में नैस्डैक और S&P, यहाँ पे हमें 20% से भी ज़्यादा जो है इस साल में ही रिटर्न देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर निक्की और हैंसेन की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला अगर हम कंपेयर करें निफ्टी के साथ तो। बट इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एसेट क्लासेस को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। बिटकॉइन जो काफ़ी एक वोलेटाइल एसेट क्लास है, वहाँ पे 100% का रिटर्न देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ कमोडिटीज़ जैसे सोना और चांदी होगा, तो वहाँ पे भी 20% से ज़्यादा हमें रिटर्न जो है देखने को मिला था। तो हालांकि इस साल में हमें अगर हम नंबर्स की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट आगे जाके ये निफ्टी में कैसी रैली रहेगी, FIS का जो पार्टिसिपेशन है वो अगले साल में कैसे रहेगा, क्योंकि अगर हम इस साल के FIS की बात करें तो कई सालों में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ जो है इस साल में हमें देखने को मिला था। तो आगे जाके ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और निफ्टी या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वो देखना 2025 के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शुक्रिया गौरव, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट रही और काफ़ी शानदार रिसर्च हमारे दर्शकों के सामने आपने रखी। वहीं बात करें अगर हम मार्केट की, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि 1 फरवरी जो कि शनिवार पड़ रहा है और बजट का दिन है, उस दिन बाजार खुला रहेगा। जी हाँ, NSE BSE ने ट्रेडर्स और निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाजार खोलने का फैसला किया है। 1 फरवरी को सामान्य ट्रेडिंग दिनों की तरह सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक बाजार खुलेगा। इससे पहले भी शनिवार के दिन बजट पेश होने पर शेयर बाजार खुलते रहे हैं। 2020 में 1 फरवरी और 2015 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन बाजार खुले थे। इधर बात करें अगर हम स्टील शेयरों की, तो आज अच्छी चमक देखने को मिली। क्या रही वजह, बता रही हैं आशीषा अधवरियू। बिल्कुल, सभी स्टील स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और इसके पीछे की वजह यह है कि DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है स्टील इंपोर्ट्स पर।
याद रखें स्टील इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके थे इंडिया में। चाइना, कोरिया, वियतनाम जैसे कुछ देशों से स्टील इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके थे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टील इंडस्ट्री पर दिखा था। याद रखें चाइना में डिमांड और कैपेसिटी कंसर्न्स है। पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट डिमांड कमज़ोर रही है, जिसके चलते स्टील डिमांड भी कमज़ोर है और इसी के चलते चाइना अपना सस्ता माल इंडिया और कई और देशों को बेच रहा था। इस सस्ते माल के इनफ्लो के चलते डोमेस्टिक मिल्स अपना प्रोडक्ट्स अपने कैटेगरीज बेच नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उनके वॉल्यूम ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा था। लेकिन अब डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। डीजीटीआर ढूंढना चाहता है कि क्या सच्ची इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं और अगर इसका जवाब हाँ होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी स्टील पे बढ़ाई जाएगी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव मिलर्स को, डोमेस्टिक मिलर्स को दिखेगा और स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेंगे। इसी के चलते कंपनी की स्प्रेड्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी सभी स्टील कंपनीज की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो हाँ, पॉजिटिव स्टेप है, राइट डायरेक्शन में है। अभी केवल पहला स्टेप लिया गया है और अगर ये फाइनलाइज होता है और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनियों के फाइनेंशियल्स पर भी दिखाई देगा। लेकिन अभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर और इसी के चलते सेक्टर के सभी स्टॉक्स में आज पॉजिटिव एक्शन भी दिखा है। शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। वैसे शुगर सेक्टर के लिए भी बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी संवाददाता समीर दीक्षित मौजूद हैं। जी समीर, बताएं आखिर क्या है शुगर सेक्टर को लेकर एक्सक्लूसिव डिटेल। जी बिल्कुल, शुगर इंडस्ट्री की लगातार एक लंबी डिमांड रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में कुछ हद तक राहत सरकार दे और इस बड़ी डिमांड से जुड़ी हुई खबर ये है कि अगली जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक अगले महीने जनवरी 2025 में होने जा रही है और शुगर इंडस्ट्री को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं और इसके पीछे दो बड़ी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार के पास चीनी उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी एक्यूरेट डाटा उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि ये डाटा साइंटिफिक मैपिंग और सर्वे के आधार पर होगा। तो जितना एक्यूरेट डाटा सरकार के पास उपलब्ध होगा, सरकार को फैसला लेने में उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी कि शुगर का प्रोडक्शन क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्या अनुमान रहेंगे। ये सारे जो डाटा है वो प्रिसाइज डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो पाएगा। और दूसरी एक और बड़ी वजह है कि नितिन गडकरी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने शुगर इंडस्ट्री की इस डिमांड को एक तरीके से अपना समर्थन दिया है। उनको एक पॉजिटिव साइन ये दिया है कि वो इंडस्ट्री की इस डिमांड को पूरी तरीके से समझ रहे हैं और वो इस डिमांड को सरकार तक पहुंचाने में और सरकार का इसमें एक पॉजिटिव रुख बनाने में मदद भी करेंगे। क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन की, इस्मा की, उस मंच पे नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये जो मांग है वो गैर वाजिब मांग नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं और भारत में उत्पादन पर्याप्त है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिहाज से स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे में अगर किसानों को, शुगर इंडस्ट्री को अगर कुछ हद तक शुगर एक्सपोर्ट में राहत दे करके फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ये दो बड़ी वजह हैं जिसके चलते जो अगली इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने जा रही है जनवरी 2025 में, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे, तो उस बैठक से शुगर इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के एस्टिमेट और सरकार के अपने भी अनुमान कुछ यूँ हैं कि मौजूदा शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो 320 LMT है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 280 से 290 LMT के आसपास रह सकता है, जबकि एथेनॉल के लिए डाइवर्जन, शुगर डाइवर्जन जो है वो 40 LMT तक रखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्कोप बन पा रहा है कि 20 LMT से ज़्यादा का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और ऐसे में अगर ये सारे आंकड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दो हिस्सों में राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है, दो फेजेस में, जहां पहले चरण में 10 से 12 LMT का शुगर एक्सपोर्ट हो सकता है। सरकार इस पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे अपनी तरफ से राहत इंडस्ट्री को दे और अगर ऐसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन निगाहें अगले महीने IMG की बैठक और सरकार के अपने डाटा पर टिकी रहेंगी। शुक्रिया समीर इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। रुपया लगातार 5वें सत्र में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर बंद हुआ। आखिर क्या है इस गिरावट की वजह, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन। जी विश्वमोहन, बताएं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट थम नहीं रही है। लगातार 5वें ट्रेडिंग डे में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। $1 का भाव 85 रुपए 12 पैसे हो चुका है। इस साल अगर देखें तो 2.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी रुपए में आ चुकी है। 3 महीने में ही 1.25% से ज़्यादा की गिरावट रुपए में आ चुकी है। सिर्फ रुपया ही नहीं, एशिया की बाकी करेंसी जिसमें
चाइनीज युआन, वहां पर भी नरमी देखने को मिल रही है। वहां पर अगर आप देखें तो 3 महीने में करीब 3.5% की गिरावट चाइनीज युआन में आ चुकी है। इसके अलावा जापानीज येन को अगर आप देखें तो 3 महीने में 10% से ज्यादा येन डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुका है। डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई के करीब है। जिस तरह से फेड के रुख में सख्ती दिख रही है, अगले साल ब्याज दरों में कम कटौती के उन्होंने संकेत दिए हैं, उसका यहां पर दबाव मिल रहा है। साथ ही ईयर एंडर है तो इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड भरी है, उनको पेमेंट करना है, उससे भी यहां पर डॉलर की डिमांड भरी है, रुपए पर दबाव दिख रहा है। हालांकि सपोर्ट आ रहा है आरबीआई की तरफ से फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर रुपी डॉलर स्वैप बाइसेल स्वैप्स के जरिए वो यहां पर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रुपए में अगर स्पॉट मार्केट के जरिए वो सपोर्ट करते हैं, डॉलर की बिकवाली करते हैं, तो यहां पे फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। ऑलरेडी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यहां पर 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, तो ये एक चिंता की बात है। साथ ही आरबीआई के अलावा जो रुपए को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं वो सरकारी बैंक्स कर रहे हैं, वो भी डॉलर रुपी स्वैप्स के जरिए डॉलर की बिकवाली मार्केट में करके वो रुपए को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी रुपया लगातार निचला रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और आज के सत्र में भी 85 रुपए 12 पैसे के नए निचले स्तर पर रुपया डॉलर के मुकाबले बंद हुआ है। शुक्रिया विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। वित्त मंत्रालय ने FY25 की पहली छमाही के रिसीट और खर्च का ट्रेंड जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर रिसीट और एक्सपेंडिचर से संबंधित एक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात को काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद, जो वैश्विक चुनौतियां थीं, उसके बीच में बजट 2024-25 प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग माइक्रो फंडामेंटल है, उसकी वजह से तमाम वैश्विक चुनौतियों की वजह से, चुनौतियों के बाद भी जो कि वैश्विक ग्रोथ को प्रभावित कर रही हैं, इंडियन इकोनॉमी सेफ रही है और वो अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। साथ ही साथ इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जो स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है देश का, उसकी वजह से हम तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है और साथ ही साथ फिस्कल कंसोलिडेशन का जो ग्लाइड पाथ है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। और सरकार इस बात को लेकर कमिटेड है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो टारगेट है, उसको अचीव किया जाएगा, जो कि अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 तक इसको 4.5% से भी नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात को भी काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है कि सरकार का प्रयास ये है कि ग्रोथ मोमेंटम को बनाकर रखा जाए, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव किया जाए, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसकी क्वालिटी में लगातार सुधार हो। लिहाजा जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसमें सरकार ये प्रयास करेगी कि जो टारगेटेड स्पेंडिंग है उस पर फोकस किया जाए, लेकिन किसी भी सूरत में जो ज़रूरतमंद है उससे संबंधित जो एक्सपेंडिचर टारगेट है या जो सरकार की स्कीम्स हैं उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट में इसको साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो, उसके जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसमें मजबूती बनी रहे, इसको लेकर भी सरकार प्रयास करेगी। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। वाइट्रस के